हेलो बच्चा लोग, जो बच्चे पढ़ रहे हैं बस उन्हीं के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। इंपॉर्टेंट मैं पढ़ा नहीं रही हूँ। मैंने कहा ना मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं आपको पढ़ाऊँ, लेकिन हाँ मैं सोच रही थी कि लाइव कनेक्ट हो जाऊँ, बट आज का थोड़ा सा ऐसा बिहेवियर रहा कुछ बच्चों का जिसके खिलाफ मैंने रिपोर्ट भी कर दिया, बट इतना फर्जी का टाइम नहीं होता है। मैंने कहा ना थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि मैम बहुत एटीट्यूड वाली है, भैया होना भी चाहिए, क्यों नहीं होगा एटीट्यूड, ठीक है। आप गलत करोगे तो अगर मैं आपकी टीचर हूँ तो आपको रोकूंगी जरूर। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पढ़ो ना पढ़ो। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा स्किप सब्सक्राइब जो फर्जी वाले थे सब हट गए। हट जाओ, बिल्कुल हट जाओ, प्योर सही लोग रहो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चा, आज हम लोग बात करेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नर्स्ट इक्वेशन से क्या रिलेशन है। तो भैया मेरी बात ध्यान सुनिएगा। पहली बात तो इक्विलिब्रियम आपको याद हो, नहीं याद हो तो आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तब निकालते थे जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये थी कि फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट, फॉरवर्ड की रेट किसके बराबर हो, बैकवर्ड रिएक्शन की रेट के बराबर हो। याद होगा आपको ये बात। अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, अब जरूरत नहीं है, इतनी बात याद कर लो। जिस टाइम आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट बराबर हो जाए किसके, बैकवर्ड रेट के बराबर, जो रिएक्शन बैकवर्ड चल रही है उसी को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से आपको पता है कि मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि कहीं ऑक्सीडेशन हो रहा है, उतना ही अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है उतना ही अगर क्या हो रहा है, रिडक्शन, मतलब जितना करंट इधर से पास हो रही है उतना ही करंट वापस आ जा रही है, एक दूसरे के अपोजिट में काम कर रही है, यहाँ पे ऐसा समझ सकते हैं। तो कौन सी कंडीशन होगी, हाँ वो कंडीशन होगी आपकी इक्विलिब्रियम की। किसकी होगी, इक्विलिब्रियम की। अच्छा, उस समय आपका जो वोल्ट मीटर जो आप डिवाइस लगाओगे वो जीरो रीडिंग देगा। क्या देगा, जीरो रीडिंग। तो बस आपको जीरो रीडिंग देखना है। तो आपको पता है उस समय सेल कैसी रीडिंग दे रही है, सेल का ईएमएफ कैसा हो रहा है, जीरो। कैसा हो रहा है, जीरो। मतलब कि एक क्वेश्चन स्टार्ट की स्टैंडर्ड, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, इक्विलिब्रियम पे आपका ई सेल क्या होगा, जीरो। ई नॉट सेल नहीं, क्या जीरो है, ई सेल। मतलब ई सेल ईएमएफ क्या होगा, जीरो होगा। स्टैंडर्ड ईएमएफ नहीं, स्टैंडर्ड ईएमएफ जीरो नहीं होता। अब बात करते हैं, अगर हम इसको पुट कर दे रहे हैं जीरो पे, और ये आपको पता था कि जिंक और कॉपर की उन्होंने बात की है जो आप में सिंपल सी है, तो आपको पता है, ध्यान से देखिए, ई सेल तो जीरो हो गया, बचा क्या, ई नॉट बचा। ई नॉट को आप इस साइड लाओगे तो ये माइनस साइन कैंसिल होके प्लस, आपको पता चला ये वाला कंसंट्रेशन। अब आपको पता है कि इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बराबर हो जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। किसके बराबर होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो देखिए लिखा है जिंक प्लस 2 किसके बराबर है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। तो यहाँ पे आप फटाक से उठाओ और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को पुट कर दो। तो जरा डाटा देखिएगा आप, देखिए ध्यान से, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, के सी आपने दिया है ना, लिख सकते हैं कि नहीं, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो ध्यान से देखिए, ई नॉट सेल, इसको मैंने आपको पिछले लेक्चर में सॉल्व कराया था, मैंने कहा था कितना डाटा था, 0.059। सही, देखिए पुट कर दिया, लॉग के सी, इसकी वैल्यू कितनी है, 1.1 वोल्ट। तो आपने पढ़ा था कि जिंक वाली की वैल्यू कितनी थी, 1.1 वोल्ट। अब बात ये आती है बेटा कि ये लॉग के सी हमको निकालना है, क्या करना है, के सी फाइंड करना है। तो एंटी लॉग का लोचा आएगा, तो आप बिल्कुल परेशान न होइएगा, आपको एंटी लॉग वॉग देके रखेगा। मैंने फिर कहा एंटी लॉग के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको देके रखेगा, उसको आप एग्जाम में बस अप्लाई करिएगा। तो आपकी इंपॉर्टेंट आज की रिएक्शन यही थी, इन दोनों में आप फटाक से इसको हाईलाइट कर लीजिए। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, या फिर एक काम करिए, यहाँ पे इसको ऐसे लिख लीजिए, 2f log केसी। केसी क्या है आपका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, याद रखिएगा। 298 केल्विन पे दिया हुआ है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये एंटी लॉग, ठीक है, लगाना है। अब मेरी बात बहुत कुछ ऐसा है नहीं, इतना ही पढ़िए इसमें, और कोई खास जरूरत नहीं है। नेक्स्ट रिलेशन आपका देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन देख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि मैंने कहा ना फिजिकल केमिस्ट्री है, तो ई नॉट दिया हुआ है आपको, क्या पूछा आप, शायद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी पूछा है। वही सेम कहानी, आप इतना तो सॉल्व कर लोगे, बचेगा आपका लॉग केसी के बाद क्या, एंटी लॉग निकालना। तो एंटी लॉग आप नहीं निकालोगे, एंटी लॉग आपको गिवन होगा, वहां से आपका आंसर आ जाएगा, तो आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर लोगे। और अगर किसी को हिंट चाहिए तो मैं एक हिंट कर सकती हूँ। आपने पढ़ा था कि अगर लॉग हो आपका 10 की पावर 15 या 15, तो आप उसकी वैल्यू क्या लेते थे, 15 लेते थे। क्या लेते थे, 15 लेते थे। तो अगर आपके पास मान लीजिए 15 दिया हुआ है और इसका एंटी लॉग निकालना है, तो आप उसको 10 की पावर 15 में ही तो कन्वर्ट करोगे। तो ये थोड़ा सा हिंट है, तो इस बेसिस पे भी आप आंसर निकाल सकते हो, और कोई खास है नहीं, एंटी लॉग आपको दिया रहेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। मैं बहुत जल्दी खींच रही हूँ ना, मैंने कहा एग्जाम है आपका और थोड़ा जल्दी मुझे करना पड़ रहा है, वरना मैं करती नहीं। मैंने सोचा था कि अभी मैं आराम से चैप्टर्स दूंगी, बहुत जल्दी खींचने के लिए, बस क्या करूं आप लोग के एग्जाम की वजह से। अगला है आपका कि ईएमएफ, यानी ईएमएफ और डेल्टा जी का रिलेशन, सॉरी जी का रिलेशन। जी है आपकी गिब्स एनर्जी। आपने पढ़ा था कि जितना आप पूरी सेल काम करती है, उसकी जो पूरी एनर्जी होती है, होल एनर्जी, रिवर्स में भी या फॉरवर्ड में भी, उसको हम किसमें काउंट करते हैं, जी के फॉर्म में, गिब्स एनर्जी। तो यहाँ पर आप डिफिनेशन ही देख लो कि क्या होता है, ध्यान से देखिए। मैक्सिमम वर्क
फ्रॉम अ गैल्वेनिक सेल चेंज पास रिवर्सिबिलिटी, इसी को हम क्या बोलते हैं, जो जितना आपकी एनर्जी घटेगी गिब्स एनर्जी, वही आपका उतना उसका वर्क डन होगा। इसका सीधा सीधा सा रिलेशन याद रखिए, डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई फॉर ई सेल आपको पता है, डेल्टा जी चेंज इन गिब्स एनर्जी, एन इज इलेक्ट्रॉन, एफ इज फैराडे कांस्टेंट। अब फिर वही सेम कहानी अगर मैं बात कर लूं इक्विलिब्रियम पे, किस पे बात करूं मैं, इक्विलिब्रियम पे। अभी मैंने बताया आपका ई सेल क्या हो जाएगा, जीरो, ई सेल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो आपका डेल्टा जी भी क्या हो जाएगा, जीरो। अब एक क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर मुझे बताइए ई सेल आपका पॉजिटिव है, क्या है, ई सेल आपका क्या है, पॉजिटिव है, तो आपको पता है ई सेल पॉजिटिव है, तो आप वहां पे पुट करके देखो, यहाँ पे पुट करो, पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आएगा, यानी डेल्टा जी आपका क्या होगा, नेगेटिव। तो ये रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस, कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस, वेरी इंपॉर्टेंट। स्पॉन्टेनियस का एक रूल और था कि डेल्टा जी आपको क्या होना चाहिए, नेगेटिव, याद रखिए, नहीं तो आप पक्का दिक्कत में फंस जाएंगे। दूसरा केस, अगर मैं आपसे कह दूं कि ई सेल आपका नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव है, तो उस समय की कंडीशन क्या होगी, डेल्टा जी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। इसीलिए जिनका स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ जो होता है नेगेटिव होता है, वो कैसे काम करते हैं, अपोजिट काम करते हैं एक दूसरे को। तो ये तो कहानी हो गई, 3 पॉइंट आप नोट डाउन कर लो, फटाक से आपका काम आ जाएगा। अब बात करते हैं फिर से, वही उन्होंने कहानी लिखी कि देखिए लिखा है, ये रिएक्शन दी हुई है, इसके लिए आप क्या ई सेल निकाल ही लेते हो, ई सेल निकालने के बाद आप पुट कर देना, एन की वैल्यू पुट कर देना, एन क्या है आपका, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे इन्होंने 2 लगा रखा है, ये मुझे देखना है। अच्छा ये बैलेंस करके दिया कि 2 है, तो जितना चेंज हो रहा है तो 2 जा 4, तो उसमें कोई खास बात नहीं है। अब देखिए फिर वही कहानी कि अगर हम लोग बात करते हैं किस पे, इक्विलिब्रियम पे, किस पे, इक्विलिब्रियम पे जीरो रखा है, तो उस समय देखिए ई सेल तो जीरो होगा, ई सेल क्या होगा, जीरो, लेकिन उस समय ई नॉट सेल जीरो नहीं होगा, क्योंकि ई नॉट सेल के टाइम पे सारी स्पीसीज क्या है आपका, हाँ ठीक है, ई नॉट सेल आपका जीरो नहीं होगा क्योंकि कुछ ना कुछ डाटा होगा। तो ये इन्होंने कहानी दी है कि अगर सारी स्पीसीज को यूनिटी कर दूं तो उस समय ई सेल किसके बराबर हो जाएगी, ई नॉट के, और यहाँ पे हम फटाक से इसको पुट कर देंगे, डेल्टा जी नॉट निकाल लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको पता है डेल्टा जी नॉट का रिलेशन आर टी एल एन के साथ कैसे निकालेंगे, तो अभी आपने पढ़ा था, फिर से सुनिए, आपने पढ़ा था ई नॉट सेल का रिलेशन इक्विलिब्रियम पे, याद आया आपको, क्या पढ़ा था आपने, रुकिए रुकिए मैं बता रही हूँ, हाँ आर टी एन एफ लॉग के सी आपने पढ़ा था ना। अब आप बताइए ई सॉल्व की जगह इसको पुट कर दे अगर हम इस इक्वेशन में, तो देखिए डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू एन, ओके कोई दिक्कत नहीं, एफ ई नॉट की जगह हम क्या पुट कर देंगे, ई नॉट की जगह हम ले सकते हैं आर टी एन एफ लॉग के सी, एन एफ कैंसिल, आपका डेल्टा जी नॉट क्या आ गया, दैट इज आर टी माइनस का लॉग केसी। देखिए ध्यान से, यही आपका रिलेशन आ गया। तो ये आपका रिलेशन कितनी बार पूछा गया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेशन बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका जो वीडियो है इसमें मतलब काफी कुछ देखिए क्वेश्चन दिया हुआ ना, एनएफई नॉट फटाक से पुट कर दिया है, सॉल्व कर दिया है, तो आप प्लीज इसको कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइम जो अभी जो ये पार्ट था आपका, ये पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपकी खत्म हो चुकी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपकी ऑलमोस्ट एग्जाम के पर्पज से खत्म हो चुकी है। अब आप बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के, तो उसके लिए आप थोड़ा सा फिजिक्स पढ़े होंगे, तो फिजिक्स में आपको पता होना चाहिए व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, ये देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने कहा ना मैं केवल केमिस्ट्री जल्दी जल्दी करा रही हूँ ताकि आपका काम हो जाए। दूसरा आप देखिए, ये पढ़ा था आपने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, रो एल ए, रो आपको पता है क्या होती है, रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। आपको पता है कि ये लेंथ पे शेप पे डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और क्या कहते हैं नेचर पे डिपेंड करती है। तो एक तो ये हो गया आपका। दूसरा एक आपके में ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज सेल कांस्टेंट, तो सेल कांस्टेंट कुछ नहीं होता है, ध्यान से देख लीजिए, कहाँ क्या नहीं, कंडक्टेंस है आप में पहले जी है, कंडक्टेंस आपका क्या होता है, इनवर्स ऑफ आर, रेजिस्टेंस का उल्टा, तो देखिए लिखा है इनवर्स ऑफ 1/r, आर का फॉर्मूला लिख दिया a/l, तो ये आ गया आपका a/l। ध्यान से देखिएगा, के जो है, के को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी, क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी, पूछा गया क्वेश्चन है, ओम इनवर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंडक्टिविटी को कप्पा से डिनोट करते हैं, आप में इसकी यूनिट दी हुई है, दैट इज साई यूनिट ऑफ द कंडक्टिविटी, साइमन मीटर इनवर्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, फटाक से लिख लीजिए केमिस्ट्री के लिए कि कंडक्टिविटी की यूनिट साइमन मीटर इनवर्स होती है। तो मैं बहुत जल्दी जल्दी खींच रही हूँ, पता नहीं क्यों मुझे भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुझे चल रहा है कहीं आपका छूट ना जाए और काफी कुछ आपका गायब ना हो जाए, छूट कहीं अगर कंप्लीट में नहीं करा पाई तो कुछ बच्चे सोचेंगे कि मैम ने नहीं कराया। तो यहाँ पे कुछ कहानी दी हुई है कि जो आप फिजिक्स में पढ़ते थे, जिसको हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ये किस पे डिपेंड करता है, नेचर और स्ट्रक्चर ऑफ मेटल पे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे और टेम्परेचर पे। आपको पता है आप टेम्परेचर बढ़ाते थे तो क्या होता था, रेजिस्टेंस बढ़ता था, इसलिए कंडक्टिविटी घटती थी, याद रखिएगा, ये फिजिक्स वाली पार्ट है।
जबकि यहाँ पे बात करते हैं आयनिक, तो आयनिक वाले में आपने सोल्यूशन किसका बनाया है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा, साइज ऑफ आयन पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, उसकी विस्कोसिटी पे, और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा, और टेम्परेचर पे। यहाँ पे आपको पता है टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो आपकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि वहां पे आयन जल्दी टूटेंगे। तो ये कहानी है। अब हम लोग को पढ़ना है कि मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयन। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि आप एसी सोर्स क्यों यूज करते हो, बिकॉज फ्लक्चुएशन होना जरूरी है, डीसी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंडक्टिविटी सेल में देखिए लिखा है एसी सोर्स का यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लिखा है कि आपको क्या होता है, सॉल्यूशन कैन नॉट बी कनेक्टेड ब्रिज लाइक अ मेटालिक वायर, उसको डायरेक्ट कभी भी आप कनेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए एसी सोर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डीसी बदलती है, अपना कंपोजिशन ही बदल देती है। देखिए क्या ये क्वेश्चन मैं बता रही हूँ कि डीसी का यूज क्यों नहीं करते कंडक्टिविटी सेल में, क्योंकि जैसे आप डीसी करंट पास करोगे वो कंपोजिशन बदल देगी सॉल्यूशन का, जबकि एसी ऐसा काम नहीं करती। तो ये याद कर लीजिए। फिर वही सेम कहानी आपकी। हाँ, एक चीज और देखिए, एल बाई ए को हम लोग सेल कांस्टेंट बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मैं जो बोल रही हूँ उसको आप फटाक से नोट करते जाओ। एल बाई ए को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। ये 10 बार क्वेश्चन पूछा गया। एल बाई ए को क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट, याद रखिएगा। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे आगे हम पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है, ऐसे मत सोचिएगा कि मैं भगा रही हूँ, मैं बहुत तेज आपको पढ़ा रही हूँ। इसके बाद जब कोलराउस लॉ आएगा, जहां से इंपॉर्टेंट है वहां से मैं पक्का पढ़ाऊंगी। मैंने कहा ना, ये थोड़ा सा रिलेशन देख लीजिएगा सेल कांस्टेंट और रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी के बीच में। तो ये आपको पता है व्हीटस्टोन ब्रिज, आपको पता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या करते हैं, R1 R2 का रेशियो R3/R4 के बराबर होता है। तो ये सब थोड़ा सा कहानी है, मैंने इसको स्किप नहीं किया है, मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ा दूंगी। अभी मैंने बस जल्दी जल्दी कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग प्रॉपरली बात करेंगे कि व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी, व्हाट इज कोलराउस लॉ, इन सब की बातों की हम लोग चर्चा करेंगे और क्वालिटी मेंटेन करेंगे। आप लोग बस जितना अपलोड हुआ उसको पढ़ते रहिए। सो कीप वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। और थोड़ा सा मैं लाइव अब आने के प्लान में नहीं हूँ, बिकॉज मैंने क्या कहा, कुछ बच्चे हैं जैसे मुझे थोड़ा सा खराब लगा, वो आपको बुरा लगे तो कोई बात नहीं, बट थोड़ा सी प्रॉब्लम होती है। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हे बच्चा लोग, पहली बात तो ये कि आपका आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पोर्शन है 100% आपका पेपर में होगा, 100%। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके पहले मैंने कहा ना, जो आपकी जहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल आई थी वो आपकी फिजिक्स की प्रॉपर्टी थी, तो वहाँ फिजिक्स की खासियत होती है। बट केमिस्ट्री के लिए ये जो आज का लेक्चर अगर आपने मिस कर दिया तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप प्लीज इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ना कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड कोलराउस लॉ, तो ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी, क्या होती है मोलर कंडक्टिविटी। मैंने आपको बताया, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप कंडक्टिविटी निकालते हो, क्या निकालते हो, कंडक्टिविटी आप निकालते हो, और कंडक्टिविटी निकालते हो किसमें, पर यूनिट कंसंट्रेशन में, पर यूनिट कंसंट्रेशन। जनरली क्या होता है, कंसंट्रेशन टर्म आता है तो आप मोलर टी यूज करते हो। मतलब कि आपको कुछ नहीं करना, जैसे आप मैथ्स में पढ़ते थे या बचपन में पढ़ते थे कि अगर आपको कंडक्टिविटी निकालनी पर यूनिट क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन, जैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं मोलर कंडक्टिविटी को लैम्डा एम से, किसे, ये मोलर है, ध्यान से सुनिएगा, तो नाम में ही छिपा है। तो क्या करना है, आपको पता है कंडक्टिविटी आपकी क्या थी, उसको आप किसे डिवाइड कर दो, मोलरिटी से, किससे, मोलरिटी से। तो आपकी जो नई यूनिट जो मिलेगी उसको हम बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है, एट अ टाइम। ओके, ध्यान सुनिएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है आपको, कि आपको पता है कि मोलरिटी का फॉर्मूला था, जैसे आपको पता है मोलरिटी का फॉर्मूला मोल्स, यही था ना आपका, इनटू, अगर मैं मोल्स करूं और ऊपर वॉल्यूम ले आऊं तो ऊपर वॉल्यूम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आपको पता है। तो ध्यान से देखो, एक खासियत ये आ गई कि अगर आपने वॉल्यूम बढ़ाया, क्या बढ़ाया आपने, वॉल्यूम बढ़ाया, तो बेटा आपकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। जबकि अगर आपने मोल्स बढ़ाया, मोल्स मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल आपने मिलाए, यानी कंसंट्रेशन बढ़ाया, तो आपकी मोलर कंडक्टिविटी घटेगी। तो सुनिएगा ध्यान से मेरी बात, मैंने क्या कहा, अगर आपने वॉल्यूम बढ़ाया, क्या किया, वॉल्यूम इंक्रीज किया, तो आपका लैम्डा एम क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जबकि अगर आपने कंसंट्रेशन बढ़ाया तो आपका लैम्डा एम डिक्रीज करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से आपका क्वेश्चन कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, अगर यूनिट की बात करें तो आपको पता है आपने के को, मतलब कंडक्टिविटी की यूनिट क्या लिखी थी, साइमेन मीटर इनवर्स, क्या लिखा था, साइमेन मीटर इनवर्स। अब आपको पता है कि आपके मोलरिटी की यूनिट क्या होती है, मोलरिटी क्या था आपका, यानी कि साइमेन मीटर इनवर्स अपॉन, क्या करोगे आप, मोल अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम की यूनिट आप मीटर क्यूब लेते थे कि नहीं लेते थे मैथ्स के फॉर्म में, तो ये मीटर क्यूब ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा
साइमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। भैया 10 बार क्वेश्चन यही पूछा गया है कि मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, साइमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगर सेंटीमीटर में है तो इसको आप सेंटीमीटर स्क्वायर कर लेना, बस ध्यान से रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए 1000 के लिए किया है ना, मैंने आपसे क्या कहा, देखिए अगर आपको पता है क्या करना है, मीटर क्यूब को आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो लीटर वाली कहानी आ जाएगी। तो ये आपका कोई खास ऐसा लोचा नहीं है, बस यूनिट देख लीजिए आपको, साइमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये भी आपकी यूनिट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपका रिलेशन पूछा गया है, क्या पूछा गया है, रिलेशन। तो आपको पता है, ध्यान से देखिए, अगर आपने लिखा है मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज किया है, मीटर स्क्वायर है ना, कुछ नहीं करना, आपको पता है, अभी मैंने बताया साइमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, मैंने आपको बताया, इसको आपको सेंटीमीटर में, देखिए सब कुछ तो सेम है, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 सेंटीमीटर करते थे कि नहीं, तो 2 बार 100 सेंटीमीटर कर दो, इसमें कोई खास बात तो है नहीं, एकदम अच्छे से आपको आता है। फिर मोल इनवर्स, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसकी बात लिखूं, ये जो है ये किसके बराबर होगा, तो देखिए 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 बाहर आ जाएगा, और साइमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आएगा कि नहीं आएगा। तो बहुत आसानी से आप कन्वर्जन जानिए, क्योंकि आगे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल की। तो ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे से देखना चाहिए, मैंने कहा ना इंपॉर्टेंट जो है वो है, इंपॉर्टेंट जो है वो है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, पहले फटाक से आपको क्या दिया हुआ है, सब कंडीशन दी हुई है, शायद आपको सेल कांस्टेंट दिया है, सेल कांस्टेंट का रिलेशन होता है कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस, ये पता होना चाहिए, आगे आपको एक्सप्लेन किया गया है। फटाक से आप यहाँ यूज करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, सेल कांस्टेंट देखिए सेंटीमीटर इनवर्स में आया हुआ है, कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन कितना दिया है 0.2 मोल, तो फटाक से आपको निकालना, देखिए जी अपॉन आर करके आपने क्या निकाल लिया वहां से, सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस, आपने डिवाइड किया तो क्या आ गया, कंडक्टिविटी आ गई, क्या आ गई, कंडक्टिविटी। कंसंट्रेशन कितना दे रखा है 0.02 मोल, ठीक है, आपको पता है मोल पर लीटर है, इसको मीटर पर क्यूब में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कोई खास बात तो है नहीं। अब आपको पता है मोलर कंडक्टिविटी के आपका पता ही है, के आपका पता है, जो भी सॉरी के आपका दिस वन, और इसको उठा करके मोल पर मीटर क्यूब से आपने डिवाइड कर दिया, तो आपको क्या आ गया, फटाक से क्या आ गया, मोलर कंडक्टिविटी। अल्टरनेटिवली इन्होंने दे रखा था कंडक्टिविटी अपॉन रेजिस्टेंस भी होता था, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते थे। तो बहुत आसानी से, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, इसको आप ध्यान से देख के जाइएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कॉलम, आपको क्या दे रखा है भैया, मोल पर लीटर मतलब कि मोलरिटी दे रखा है, ठीक है। एनएल सॉल्यूशन डायमीटर यहाँ पे दे रखा है, बेटा डायमीटर देने का मतलब ही साफ साफ समझ जाओ, रेडियस निकालना है, और रेडियस आपका पता है 1/2 सेंटीमीटर, इसको 100 से डिवाइड कर देना है तो आपका मीटर में आ जाएगा। लेंथ वेंथ भी दे रखा है, यानी यहाँ पे पहले आपको आर निकालना पड़ेगा, आर आपने पढ़ा था रो एल अपॉन ए, क्योंकि एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसीलिए आपको ये डाटा दिया। तो देखिए मैंने कहा ना, मैं देख के बता दूं कि पहले एरिया निकाल लीजिएगा, फिर रो एल अपॉन ए करके फटाक से आप क्या निकालोगे, रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी 1/रो कर दिया, ये आपका आंसर। फिर मोलर कंडक्टिविटी, तो आप क्या करोगे, दिस अपॉन दिस, भैया देख लेना सेंटीमीटर में तो 1000 से मल्टीप्लाई करना, तो कोई खास बात है नहीं, बहुत आसानी से आपका काम हो जाएगा, ठीक। ये आपका क्वेश्चन। अब देखिए ध्यान से, अभी मैंने आपको बताया था, पहले ही बता दिया, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, मैंने पहले ही बता दिया, जस्ट मैंने बताया कि अगर आपने कंसेंट्रेशन बढ़ाया, क्या बोला, आप ज्यादा मत पढ़ो, यहाँ पे ध्यान से सुनो मेरी बात, दो चीजें हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग, दोनों की बात कर रहे हैं। अगर आपने क्या किया, देखिए पढ़िए ध्यान से, कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीज विद डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन बोथ फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कि क्या लिखा है, हाँ देखिए एक चीज और ध्यान सुनिएगा, सिर्फ कंडक्टिविटी है, सॉरी बेटा सिर्फ कंडक्टिविटी, हाँ कंडक्टिविटी तो घटेगी, अगर आपने कहीं पे इलेक्ट्रोलाइट ही कम कर दिया तो कंडक्टिविटी घटेगी, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी नहीं, मोलर कंडक्टिविटी का कहानी एकदम अलग है, ध्यान से रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोलर कंडक्टिविटी नहीं घटेगी, जबकि देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंडक्टिविटी है, ये क्या है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी पक्का घटेगी, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी नहीं घटती है, क्योंकि आपको मैंने अभी पहले ही बताया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए ध्यान से लिखा हुआ है, कंडक्टिविटी तो घटती है अगर आप कंसंट्रेशन घटाते हो, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी, और यही बात आपको जानना, क्योंकि बार बार एक क्वेश्चन, अगर आपने मोलर कंडक्टिविटी की बात की है तो आप कंसंट्रेशन, मैंने 10 बार कहा ना, अगर आपने कंसंट्रेशन बढ़ाया तो लेमडा एम घटेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने क्या किया, वॉल्यूम बढ़ाया मतलब डाइल्यूशन बढ़ाया, तो आपका लेमडा एम बढ़ेगा। इस बात को बहुत आसानी से आप याद कर लीजिए अभी के लिए बस, और कुछ खास बात नहीं देखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैंने क्या कहा, ये कुछ कहानी दी हुई है, तो ये मोलर कंडक्टिविटी की डिफिनेशन दी हुई है, बट कोई बात नहीं। अब मेरी बात ध्यान सुनो आप,
क्या कर रहा है आपने, देख एक चीज तो जान ली कि आपने क्या किया, जैसे जैसे आप डाइल्यूशन देखिएगा ना, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, बहुत ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन ये है मेरा कि मान लो आपने क्या किया, आपने एक सॉल्यूशन बनाया था जिसमें इलेक्ट्रोलाइट था, अब आप उसमें पानी डालते जा रहे हो, मतलब डाइल्यूट करते जा रहे हो, डाइल्यूट करते जा रहे हो, पानी मिलाते जा रहे हो, मिलाते जा रहे हो, मिलाते जा रहे हो। एक कंडीशन ऐसी आ गई कि आपने इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया, इनफाइनाइट मतलब आपको बहुत ज्यादा कर दिया, उस समय लगभग कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी इलेक्ट्रोलाइट की, लगभग जीरो के बराबर हम मान लेते हैं, अप्रोचेस टू बी जीरो। उसी टाइम पे जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं 10 बार बोल रही हूँ, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। ये आपके पास एक सॉल्यूशन है, सही, आपने क्या किया, इसको डाइल्यूट करना है बेटा, डाइल्यूट करना है, मान लो आपने H2O मिलाया, आप डाइल्यूट करते जा रहे हो, 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 एक कंडीशन आ जाएगी कि आपका वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा ना। जब इनफाइनाइट, या इसी को इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी बोलते हो, आपने डाइल्यूशन कर डाला कितना, इनफाइनाइट तक आपने कर डाला, उस समय आपको पता है कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन आपको पता नहीं होगी, लगभग क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर, लगभग क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर। उसी टाइम पे जो आपका ये मोलर कंडक्टिविटी है इसको हम लोग बोल देते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोल देते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और इसका सिंबल हो जाता है लेमडा एम नॉट। क्या होता है, लेमडा एम नॉट। फिर से सुनिए, जब आपका डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट लगभग क्या हो, अप्रोचेस टू बी जीरो, उस टाइम की आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या कहलाती है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और अभी जब आप कोलराउस लॉ पढ़ोगे तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी इसकी, तो ध्यान से देखिए, मैं बता रही हूँ, यहाँ देखिए लिखा हुआ है डेफिनेशन, जो चीज जरूरत है भैया उसको तो आपको करना ही पड़ेगा भाई, इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से, when concentration approaches zero the molar conductivity is known as limiting molar conductivity, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा एम नॉट से। और ध्यान सुनिएगा, इस समय डाइल्यूशन आपका क्या होता है, इनफाइनाइट। डाइल्यूशन क्या होता है बेटा, इनफाइनाइट। अच्छा बेटा एक चीज और, चाहे स्ट्रॉन्ग चाहे वीक, दोनों इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात सक्सेसफुल है, दोनों के लिए लगेगी। अब आपको पता है यहाँ पे देखिए रिलेशन दिया गया है किसका, ये क्वेश्चन सीबीएसई में आ चुका है, ये आप ध्यान से देखिए कि स्ट्रॉन्ग वाले की तो थोड़ा सा लीनियर वेरिएशन है, लेकिन वीक वाले का बहुत ज्यादा वेरिएशन है। ध्यान से देखिए, ये आपने क्या पढ़ा है, कंसंट्रेशन बढ़ाया, इधर आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, इधर आपकी मोलर कंडक्टिविटी है। तो ध्यान से देखिए, जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं आपकी मोलर कंडक्टिविटी घट रही है, जबकि देखिए वीक वाले की ज्यादा, वीक वाले पे मोर इफेक्ट है, ज्यादा इफेक्ट है, ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है। 10 बार क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि स्ट्रेट लाइन मतलब लीनियरली वेरी कर रहा है स्ट्रॉन्ग का, जबकि इसका क्या है, लीनियरली डिक्रीज हो रहा है स्ट्रॉन्ग का, जबकि इसका क्या है, आप देखो थोड़ा सा, आप ग्राफ आप जो मैथ्स में पढ़ते हैं वो समझ रहे होंगे, याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हो गई आपकी कंडीशन किसकी, मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग कि कैसे हम ये बात पता करेंगे। तो भैया कुछ नहीं, आर्रेनियस ने एक इक्वेशन दी थी, आर्रेनियस एक साहब आए, उन्होंने एक इक्वेशन दे दी, वो आसान थी। देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, पहला क्वेश्चन यही कि किसके लिए है, आर्रेनियस इक्वेशन किसके लिए है, आपकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या है, इन्होंने क्या किया, ध्यान से देखिए, इन्होंने कहा लेमडा एम, लेमडा एम आपका क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, और लेमडा एम नॉट है आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। और माइनस ए सी की पावर हाफ, मतलब सी को आप रूट में लिख सकते हो, ये भी आपके तरीके, ठीक है। ध्यान से देखो, आप मेरी बात ध्यान सुनो, अगर आपने क्या किया, मान लो आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो, कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, तो आपको साफ साफ पता है ये डाटा कम होगा, ये डाटा कम होगा मतलब मोलर कंडक्टिविटी कम होगी। तो स्ट्रॉन्ग के लिए आप याद रखिएगा, ए आपका क्या है, कांस्टेंट है, ए क्या है, कांस्टेंट है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। बात करते हैं थोड़ा सा स्लोप लोप की, तो देखिए जो चीज यहाँ लिखी है, अगर हम किसका ग्राफ बनाते हैं, लेमडा एम और सी नॉट, सी हाँ मतलब कंसंट्रेशन के बीच में जो ऊपर ग्राफ बना था, तो वहां पे ध्यान से सुनिएगा, जो कांस्टेंट ए है वो क्या है, सॉल्वेंट के लिए होता है, और ये किस पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। इसका जो इंटरसेप्ट होगा, इंटरसेप्ट आपको पता है, आप इक्वेशन कंपेयर करते थे, y बराबर mx प्लस सी, ठीक है, ऐसा पढ़ते थे। तो देखिए सी आपका होता था इंटरसेप्ट,
ये बात आपको पता है तो ठीक, नहीं पता तो ध्यान दे। एम आपका स्लोप है, तो यहां से आप ध्यान से देखो, ए आपका स्लोप हो जाएगा, लेमडा एम नॉट क्या हो जाएगा आपका इंटरसेप्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्लोप आपका माइनस ए होगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि प्लस के फॉर्म में, तो भैया इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए ये किसके लिए है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। किसके लिए है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और ए कैसे निकालेंगे, देखिए क्या, जो चार्जेस होंगे इनके ऊपर वही आपका ए होगा। ध्यान से सुनिएगा, बस इतनी बात आप पढ़ जाओ और कुछ नहीं पढ़ना है आपको। बात करते हैं, देखिए कुछ क्वेश्चन दिया है, निकालने को बोला है, और अब जो इंपॉर्टेंट वो पढ़िए। अगली बात आई कोलराउस लॉ की। तो कोलराउस साहब ने मतलब स्ट्रॉन्ग और वीक सबके लिए बात की थी, तो उन्होंने पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो डिफिनेशन दी थी उसी को इन्होंने क्या कहा था, अगर आपको किसी की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो आप उनके जो कैटायंस हैं या एनायंस हैं उनका आप सम कर दो, मैथ्स के फॉर्म में सम कर दो, वही आपका क्या होगा, उनकी मोलर कंडक्टिविटी या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ध्यान से देखिए मैंने क्या कहा, एक एग्जांपल कोलराउस साहब ने क्या किया कि मान लो NaCl है आपके पास, आप NaCl को तोड़ रहे हो Na प्लस में और Cl माइनस में, आपको निकालना है इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी। तो कुछ मत करो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl यानी NaCl जो होगा वो बराबर होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na आयन एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस आयन। बस यही देखिए, सीधी सी बात है। अगर आपको किसी का भी निकालना है, जैसे एग्जांपल देखिए KCl और NaCl का दिया इन्होंने, थोड़ा सा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। आपको पता है NaBr बन रहा है, NaBr तो इन्होंने कहीं दिया नहीं है, अच्छा Cl को उठा के इन्होंने बनाया है, तो वो डिपेंड करता है कि आप कैसे निकालोगे। थोड़ा सा न्यूमेरिकल के फॉर्म में आपको देखना, थोड़ा सा बुक आपकी चेंज हुई है इसलिए ये चीजें नहीं ध्यान दी गई। जैसे NaBr और NaCl का निकालना है तो KBr और KCl के बराबर, और क्यों भैया क्यों, आपको पता है Br और Cl कॉमन है तो अल्टीमेटली वही चीज आएगी। तो ये आपकी डिफिनेशन ध्यान रखिएगा कोलराउस की। मैंने कहा ना, देखिएगा मैं फिर कह रही हूँ, बार बार आता है, लिमिटिंग molar conductivity of electrolyte can be represented as a sum of the individual contribution of the anion and cation of the electrolyte। बस कुछ नहीं करना, ऐड कर देना, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो पार्ट है आपका, ये है, ये थोड़ा सा ग्रेजुएशन से है, यहाँ पे जो लिखा है V नॉट, ये आप अभी मत पढ़ो, ये आपके लिए है नहीं, आप इतना पढ़ के चले जाओ, पहले आपका काम हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आई थिंक फिर तो क्या चैप्टर एंड हो रहा है क्या, मुझे नहीं पता, नहीं अभी है, अभी फेराडे है। तो एक काम करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। किसके लिए, अगर कोलराउस लॉ हम किसके लिए बात करें, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें मैंने आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ाना पड़ेगा, जो कि मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूंगी। और ऑलमोस्ट इसका 1-2 लेक्चर और बचा है, तो आप पढ़ते रहो, बोर्ड में आपका काम हो जाएगा, और मैं किसी की गारंटी भी नहीं ले रही हूँ, जब मैं पढ़ाऊंगी तो मैं खुद बोल दूंगी। सो आप लोग पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। हे बच्चा लोग, ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट पार्ट है। जैसा कि मैंने कहा ना, बोर्ड एग्जाम बहुत पास में है, तो कुछ बच्चे ही हैं ऐसे जो बार बार कह रहे हैं मैम आप करा दो, मेरा हो जाएगा, मैं आपके भरोसे हूँ। तो बस उन्हीं बच्चों के लिए काम हो रहा है बेटा। मैंने कहा ना, ऐसे पढ़ाई होती नहीं है, ये बहुत जल्दी जल्दी आपका काम किया जा रहा है, तो आप जल्दी जल्दी, लेकिन ये है अगर आप ये वीडियोस देख लेते हो ना, तो 95 प्लस आपके मार्क्स पक्के हो जाएंगे, डन। अगर आप 10 बार वीडियो देख करके आपने समरी समझ ली इस वीडियो की, तो आपके 95% केमिस्ट्री की मैं बात करूँ, मतलब 100 में 95 प्लस ही आपका नंबर रहेगा, अगर आप समझते हो तो चलिए लास्ट पार्ट है, इसके बाद हम लोग केमिकल काइनेटिक्स देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग उठाएंगे कोऑर्डिनेशन। तो चलिए देखते हैं। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया, जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाकर के प्लीज देख लीजिए, बिकॉज सीरियल वाइज ही आपका कंटेंट अच्छा होता है, उसमें काफी इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया आपको, वो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर था, तो स्किप नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे स्पेशली कोलराउस लॉ। क्या पढ़ रहे थे, कोलराउस लॉ हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। यहाँ पे हमें थोड़ा सा कोलराउस लॉ का एप्लीकेशन पढ़ा था, तो मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के आपको एक्सप्लेन कर दिया था। बात करना था यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब बात ये आती है कि मैम ऐसा क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग का अलग था, वीक का क्या था। बेटा देखो, स्ट्रॉन्ग होता है 100% टूट जाते हैं, वो 100% डिसोसिएशन शो कर देते हैं स्ट्रॉन्ग वाले, तो उनकी कहानी अलग हो जाती है। लेकिन वीक जो है ना, वीक 100% डिसोसिएशन नहीं शो करते हैं, मतलब वो टूटते नहीं है, तो उनका कुछ पार्ट टूटता है। कितना टूटता है, कुछ पार्ट। तो वही जो पार्ट होता है उसको आप लोग बोलते हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। किसमें मेजर करते हो आप, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में। मतलब जो पार्ट आपका टूट रहा है उसको आप किसमें मेजर करोगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में, ठीक है। इसको आप लोग अल्फा में रिप्रेजेंट करते हो। अब देखो फिर वही बात आई, पुरानी बात ये कि आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, बहुत ज्यादा थर्मो में पढ़ा होगा, लेकिन आप सबने सब खराब कर रखा है, मुझे पता है। तो बस कुछ नहीं करना, मेरी बात ध्यान सुनो, मैं आपको थोड़ा सा बता दे रही हूँ, इसको आप समझना। जैसे मैंने क्या कहा आपके पास,
कोई भी यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उससे मान लीजिए वो टूटेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एसिड ले लेते हैं वीक कोई भी, मान लेते हैं HA, ठीक है, ये आपका एसिड है, आपको पता है ये वीक है, कैसा है, वीक है। जब ये टूटेगा तो H+ और A- में टूट जाएगा, आपको पता है आसानी से। लेकिन बेटा मैंने कहा ना ये 100% डिसोसिएशन शो नहीं करेगा। तो जब ये 100% डिसोसिएशन नहीं शो करेगा तो क्या करेगा, उसको हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। मान लीजिए आपने सी कंसंट्रेशन ले रखी थी C, कितना, मान लो C कंसंट्रेशन पे आपने इसको देखा, C मतलब 10 मोलर 1 मोलर जो भी है, C की जगह आप कुछ भी पुट करोगे, ठीक है, जो आपको गिवन होगा। तो ये मान लीजिए ये बन गया, अब देखो उसी के रिस्पेक्ट में तो ये टूटेगा, तो ये बन गया C अल्फा और ये बन गया, ये भी बन गया C अल्फा। सही, मेरी बात सुना, अल्फा मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि जो पार्ट टूटा है। तो अब ये बताओ, अगर ये C अल्फा बन रहा है, आपको पता है रिएक्टेंट आपका कंसंट्रेशन C था, उसमें से C अल्फा निकल रहा है, तो भाई रिएक्टेंट में बचा हुआ पार्ट क्या होगा, C माइनस C अल्फा ही तो होगा। मतलब C पहले था, C अल्फा आप माइनस करोगे तभी तो ये बनेगा। आपको पता है जितना रिएक्टेंट टूटेगा उतना ही तो प्रोडक्ट बनेगा ना। तो इस बात को बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। अब क्या होता है, आप लोगों ने निकाला था थोड़ा सा, आप पता नहीं पढ़े कि नहीं पढ़े, बट सुन लो आप मेरी बात, आपने बोला K निकालना, K फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल सकते हैं या रिएक्शन कोशेंट, अभी मैं कुछ भी बोल रही हूँ आपको, ठीक है, दोनों में से कोई भी चांस नहीं है। तो जब एसिड और बेस की बात होती थी तो आपको पता है Ka बोल देते थे, याद आया, और बेस के लिए क्या बोलते थे, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस, किसके लिए बोलते थे, Kb। देखिए इन दोनों में डिफरेंस है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपका अल्फा है, ठीक है, मैं यहाँ पे बेसिक लाई हूँ क्योंकि बेसिक पढ़ाना पड़ेगा, और ये है डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, अगर आपका बेस है तो बेस के लिए, अगर एसिड है तो एसिड के लिए। तो आपको पता होना चाहिए हमेशा क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो अभी आप ध्यान से देखो, अगर हम लोग यहाँ पे क्या निकालें, क्या कहते हैं, Ka निकाल दें, क्या निकालें, यही इन्होंने एक्सप्लेन किया एक्चुअली में, आप पहले इस बात को समझो फिर हम लोग कैसे निकालते हैं, ध्यान सुनिएगा। तो एक बात तो ये कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयोनाइजेबल होते हैं, जबकि यहाँ पे देखिए जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाते हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब ज्यादा पार्टिकल टूटेगा और ज्यादा पार्टिकल आएगा यानी ज्यादा आयंस जनरेट होंगे, तो आपको पता है आपकी मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। मैंने बताया था ना आपको कि डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, बहुत बेसिक सी बात है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, बस आप इतना लर्न करके चले जाओ। अब मेरी बात देखिए ध्यान से, मैंने आपको बताया था कि लैम्डा m 0 कंसंट्रेशन हो जाता है, मान लेते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन को हम क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। उसी टाइम जो आपका लैम्डा m था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैम्डा m नॉट, ये बात हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें देखना, देखिए लैम्डा m नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये कोलराउस ने क्या देखा, कोलराउस ने क्या देखा, इन्होंने देखा कि जो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, मतलब जो अल्फा है, अल्फा पता है जितने पार्टिकल टूट रहे हैं, ओके, वो आपका बराबर था मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के रेशियो के बराबर। ये इन्होंने एक क्या किया, मतलब कंटेंट इन्होंने देखा। कैसे आया है, क्यों आया है, बेटा इसका एक्सप्लेन करने का बिल्कुल टाइम नहीं है। मैंने कहा इतना टाइम ना मेरे पास है ना अभी आपके पास है। 12th वालों के लिए वीडियो है, मैं पक्का बता रही हूँ, मार्च तक मैं रखूंगी, उसके बाद मैं सारी वीडियोस प्राइवेट कर दूंगी। बिकॉज मैंने कहा ना मैं बहुत नए सिरे से पढ़ाऊंगी केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री होती है एक्चुअली में, ठीक है, दोनों चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। तो ये कोलराउस का एक एप्लीकेशन था कि कोलराउस लॉ से आप क्या निकाल सकते हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत आसानी से आपका काम हो जाएगा, कोई बहुत खास चीज नहीं है। अब आपको पता है अगर आपको निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो देखिए एक तो इन्होंने दिया ना कोलराउस ने, क्या लिखा, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा m अपॉन लैम्डा m नॉट, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का रेशियो जो होगा वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बराबर होगा। अब मैंने अभी आपको बताया था, मैं चल रही थी जिस बात पे, बात ये थी एक्चुअली में, मैंने वहां पे इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हो। आपको पता है अगर आप K निकालते थे तो आपका था प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, आप यही निकालते थे ना। ध्यान से देखिए, जब मैंने अभी आपको एक रिएक्शन लिखा था HA, ये टूट रहा है किसमें, H+ में और A- में, मैंने कहा था इसका कंसंट्रेशन C, तो ये अगर ये C अल्फा बन रहा है, पहले जीरो मान लो, दोनों जीरो, लेकिन अगर मान लो ये C अल्फा बन गया, ये भी C अल्फा बन गया, तो ये क्या हो जाएगा, C माइनस C अल्फा। तो आपको मैंने बताया K, यहां से देखिए ध्यान से, प्रोडक्ट क्या है आपका C अल्फा, दूसरा भी C अल्फा, और इधर भी क्या है आपका C माइनस C अल्फा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम दिमाग नहीं खराब करना आपको, सही। यहां से ध्यान से देखो, अगर आपने इसको लिखा तो ये C अल्फा स्क्वायर C स्क्वायर, और यहाँ से C बाहर कर सकते हैं, अगर हम इन दोनों में से C बाहर कर लें तो ये 1 माइनस अल्फा हो जाएगा कि नहीं, एक C कैंसिल। तो यहाँ से आप देखिए Ka हमारा क्या आ गया, Ka हमारा क्या आ गया बेटा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा।
अब आपको पता है, आपको अल्फा पता है, क्या पता है, अल्फा पता है, तो आप तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल रहे हो, दूसरा आप डिसोसिएशन कांस्टेंट भी फाइंड कर ले रहे हो। मतलब कोलराउस लॉ का दूसरा फायदा ये कि अगर आपको क्या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पता हो तो आप क्या निकाल लोगे, आप फटाक से उस एसिड या बेस का क्या निकालोगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट, जैसा कि मैंने बताया। अब क्या करना है, जो अल्फा की वैल्यू थी बस वहां पे पुट करते चलना है। तो चलिए मैं इसको इरेज करूंगी, ये मैंने आपको बता दिया, बस आपको देखिए ये वही सेम चीज यहाँ निकल के आई है, कोई खास चीज नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं इस वाली वैल्यू पे, इस वाली वैल्यू पे देखिए लिखा है सी, अल्फा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, आप पेपर करके जाओ, आपका बिल्कुल आसानी से काम हो जाएगा, बहुत टफ नहीं होता है, बस आप लोग दिमाग में अपने टफ मत सेट करो। देखिए ध्यान से, यही होगा ना, आप इसको मैथ्स के फॉर्म में सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 1 लोगे, एकदम बेसिक से बता रही हूँ। देखिए क्या हो जाएगा, लेमडा एम नॉट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा लेमडा एम नॉट माइनस लेमडा एम, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप अच्छा यहाँ पे स्क्वायर था, सॉरी यहाँ पे क्या था, स्क्वायर था। आपको पता है ऊपर ऊपर क्या है आपका, ध्यान से देखिए सी, इसको हम लिख सकते हैं लेमडा एम स्क्वायर और अपॉन लेमडा एम नॉट स्क्वायर, यहां से मैंने लिखा है, ठीक है लिख सकते हैं। आपको पता है ये डाटा नीचे आ जाएगा, तो अभी कहानी क्या आ जाएगी आपकी, सी लेमडा एम स्क्वायर, नीचे हो जाएगा लेमडा एम नॉट का स्क्वायर, ये नीचे वाला जो था ये आकर के नीचे आ गया आपका सबसे नीचे डिनोमिनेटर में, और ब्रैकेट में हो जाएगा आपका लेमडा एम नॉट माइनस लेमडा एम अपॉन नीचे हो जाएगा लेमडा एम नॉट। सही, आप देखो एक लेमडा एम नॉट, एक लेमडा एम नॉट यहां से कट जाएगा, तो अल्टीमेटली आपका क्या बचेगा, यहां देखिएगा सी लेमडा एम स्क्वायर एंड लेमडा एम नॉट, और ब्रैकेट में आपका क्या बचा हुआ है, लेमडा एम नॉट माइनस लेमडा एम। ये आपका देखिए डेरिवेशन, और फाइनल रिजल्ट आपका शायद यही लिखा हुआ है, ये पूछा गया, इससे आपको 10 बार न्यूमेरिकल पूछा गया है, रिलेशन पूछा गया है। तो मेरी बात ध्यान सुनिए, अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दोनों पता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, तो आप उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट फटाक से निकाल लोगे। मैं पक्का कह रही हूँ, पक्का कह रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ बिकॉज न्यूमेरिकल भी आ सकता है और हो सकता है एमसीक्यू है आपका, तो ये डायरेक्ट पूछ ले, तो आप लोग उल्टा सीधा रिलेशन लिख के आओगे, बहुत टफ नहीं है, डिराइव कर लो, एकदम आसानी से हो जाएगा। तो ये आपका हो गया नेक्स्ट। अब इन्होंने कहा फायदा क्या है, अभी मैंने आपको फायदा बताया, एक तो आप डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हो वीक एसिड का, क्योंकि वो इतना आसानी से निकाला नहीं जाता। दूसरा इन्होंने दिया है कि आप किसी की क्या निकाल सकते हो, कंडक्टिविटी भी निकाल सकते हो। तो ये दो एप्लीकेशन आप याद रखो, बस दो एप्लीकेशन की, अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी निकालनी है, आप अगर आपने कंडक्टिविटी निकाल ली बेटा तो आप सब कुछ निकालोगे, करंट निकालोगे, रेजिस्टेंस निकालोगे ना। दूसरी चीज आप यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी फाइंड कर सकते हो वीक इलेक्ट्रोलाइट में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए एसिटिक एसिड का पॉसिबल है। चलिए मैंने कहा ना, जो न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है उनको मैं कवर कर दे रही हूँ, जो नहीं इंपॉर्टेंट है मेरी नजरों में उनको मैं नहीं कर रही हूँ। पक्का मैं कह रही हूँ, पहले आप 85 प्लस लेकर के आओ, 95 प्लस अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा, बस सही से थोड़ा सा राइटिंग करना। ध्यान से देखिए, दिस इज एंड दिस इज दिया हुआ है, दो डाटा दिया हुआ है, टेबल में दिया है, वहां टेबल से आप उठा के देख लो। अब आपको कुछ नहीं करना है, कोलराउस लॉ मैंने कहा था पहले, आपको कुछ नहीं करना है, इसको फटाक से तोड़ लेना है, दिस एंड Cl माइनस। अब देखिए यहाँ पे आप क्लोरीन तोड़ोगे ना तो ये 2 Cl माइनस देगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ध्यान से देखिए, बस देखिए क्या लिखा है, कैल्शियम 2 Cl माइनस, इसका ये मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना, बहुत आसान सा। सेम MgSO4 को पहले आप तोड़ लो, किसमें, -2। देखिए ध्यान से, कुछ नहीं करना, दोनों सेम आयन है, तो उठा करके Mg+2 का दिया हुआ है, SO4 का दिया है, ऐड कर देना बहुत आसानी से। अगला क्वेश्चन है 2.8, और 2.8 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2.8 क्वेश्चन जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है, आप सोच नहीं सकते हो। हर बार फेवरेट क्वेश्चन, हर बार आया हुआ एग्जाम में, हर बार एग्जाम में आया हुआ, मैं इस बात को बोल रही हूँ। तो देखिए इन्होंने क्या दिया है आपको, NaCl की मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, HCl की गिवन है, NaAC की गिवन है, ये दिया डाटा। आपसे पूछा HAC की, तो मेरी बात ध्यान सुनेगा, पहले तो आप क्या करो, इन तीनों फॉर्मूलों को ऐसे अरेंज करना है आपको, इन तीनों फॉर्मूलों को एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में ऐसा अरेंज करना है कि ये बन जाए। तो मेरी बात ध्यान सुनो, अगर मैं लिख दूं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, क्या लिख दूं, NaCl, सही, प्लस NaCl का लिख दिया, उसके यहां प्लस कर दिया मैंने, पर ध्यान से देखिएगा, अगला मैं कर दूं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl, भैया M नहीं लिख रही हूं मैं, ठीक है, प्लस लिमिटिंग, कलर चेंज कर लूं क्योंकि ये बड़ा खतरनाक कलर दिख रहा है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaAC,
लिख दिया ना मैंने। अब देखो आपको चाहिए क्या, सिर्फ ये और ये, सही, सिर्फ ये और ये। तो ध्यान से देखो यहाँ पे बचा क्या है, NaCl तो बचा है ना आपका। तो एक काम करो ना, आप इन दोनों को ऐड करो। ध्यान से देखिए, अगर आपने इन दोनों को ऐड कर दिया तो एक कंडीशन देखिए, ये तो बन के आई ना HAC, आई कि नहीं आई। और आप क्या करो साथ में, प्लस क्या बन के आया आपका, लेमडा NaCl बन के आया कि नहीं आया। ध्यान से देखो आप, ध्यान से ऐसा बन रहा है। लेकिन आपको पता है NaCl गिवन है, सिर्फ ये पूछा है, तो आप क्या कर देना, जो ये वाला NaCl है इसको क्या कर देना, माइनस कर देना। क्या कर देना, माइनस, मतलब ये वाला लेमडा MCl क्या कर दें हम, अगर NaCl हम क्या कर दें, माइनस में कर दें, तो ये और ये कट जाएगा, आपका रिजल्ट क्या मिल जाएगा, सिर्फ लेमडा HAC ही तो मिल जाएगा ना। तो बिल्कुल टफ नहीं है, पहले आपको फॉर्मूला अरेंज करना है। मैंने क्या कहा, देखिए HAC के लिए देखिए इन्होंने तोड़ तोड़ लिखा है, H प्लस का कंसंट्रेशन एसीटेट का। अब देखिए यहाँ पे फिर देखिए H प्लस का कंसंट्रेशन Cl माइनस का, सब तोड़ ताड़ के लिख दिया इन्होंने। चलिए मैं हटा के दिखाती हूँ, देखिए तोड़ के लिखा एक एक करके, दिस 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 दिस। आपको पता है देखिए NaCl आपका फर्जी में आ रहा है ना, आपको तो सिर्फ ये दोनों चाहिए ना, तो उन्होंने क्या किया, NaCl को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। एकदम आसानी से देखिए फॉर्मूला बन गया, मैंने आपको यही से डायरेक्ट बताया था। और अब क्या करना है, HCl का कंसंट्रेशन आपको, कंडक्टिविटी आपको, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यार इतना लंबा लंबा सेंटेंस बोलने का मन नहीं करता, आपको पता जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ बस उसी की बात होगी। ओके, दिस वन, और क्या कहते हैं, NaC का कितना दिया हुआ है, अब देख लो, NaC का दिया हुआ है दिस वन, और इसका माइनस कर दिया आपका आंसर। और मैं फिर कह रही हूँ ये हर बार ऑल टाइम्स रिपीट होता है यार, प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर से देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सोच रहे हैं मैम आप केवल एक्सप्लेन कर देनी, बेटा मैं अभी ना, मैंने क्या कहा, मेरा मूड जो था वो अभी था नहीं, मेरा मूड ये था कि मैं एक बैच बनाऊंगी जो 25 का रेगुलर कराऊंगी, 24-25 का। बट आप लोग कुछ बच्चे इतने अच्छे, मतलब उन्होंने मुझे इतना वो कर दिया कि मैम प्लीज करा दो, प्लीज करा दो, तो बस उनके लिए मैंने कहा ना करा दे रही हूँ। तो आप लोग फटाक से काम कर लो, मेन काम है आपका काम हो जाए, और कोई ऐसी खास बात नहीं है ना, मुझे अपना ज्ञान चेक करना ना आपको, बस अपना अपना क्या करना है, काम करना। तो काम करने बैठे, काम करते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, द कंडक्टिविटी ऑफ दिस, कंडक्टिविटी ऑफ दिस मतलब कि ये कंसंट्रेशन दिया है, एंड आपको क्या दिया है, K दिया हुआ है। क्या दिया, K दिया हुआ है। कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट। अभी मैंने आपको बताया था, पहले आप क्या निकालो, मोलर कंडक्टिविटी ना। देखिए मोलर कंडक्टिविटी आ गया कि नहीं आ गया, देखिए ध्यान से, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला कल ही पढ़ाया था, दिस अपॉन कंसंट्रेशन, ये अपॉन कंसंट्रेशन हो गया कि नहीं। अब आपको पता है सेंटीमीटर में तो 1000 से मल्टीप्लाई करना, वही सेम कॉन्सेप्ट, अगर कोई चीज सेंटीमीटर में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, जैसे वहां पे ml में था। तो यार ध्यान रखिएगा, बस इतना। ये आपका आ गया ना। अगला पूछा है डिसोसिएशन कांस्टेंट बताना है। अगर लेमडा एम नॉट दिया है, लेमडा एम नॉट क्या किया, देखिए अल्फा दिया हुआ है, नहीं सॉरी, लेमडा एम नॉट मतलब दिस वन गिवन है, दिस वन आपको ये निकालना है। सेम कहानी, कुछ नहीं, आपको पता लेमडा एम निकल क्या आ गया, लेमडा एम नॉट गिवन है, ये आ जाएगा। फिर क्या पूछा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट भी शायद पूछा है, तो उन्होंने निकाल दिया। डिसोसिएशन कांस्टेंट के आप फटाक से रख दो, आपका काम हो जाएगा। डायरेक्ट भी आप कर सकते थे, कोई खास बात नहीं थी, जो मैंने फॉर्मूला डिराइव कराया। लेकिन ये चीज है ना कि आप लोग बेसिक जाके न्यूमेरिकल करो तो ज्यादा बेटर होता है।